हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं जो ऑटो एंसिलरीज के टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इस कंपनी का आईपीओ अभी थोड़े टाइम पहले ही आया था। तो चलिए बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कंपनी का बिजनेस, ग्रोथ पोटेंशियल एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। इस कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं श्रीकांत बड़वे जी, इन्होंने 1996 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। 1987 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम बड़वे इलेक्ट्रिकल था, जो कि बाद में बदलकर बेलराइज इंडस्ट्रीज कर दिया गया। स्टार्टिंग में ये कंपनी अपने टू व्हीलर क्लाइंट्स या टू व्हीलर ओईएम जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प को टू व्हीलर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती थी। कंपनी का काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड इट प्रोवाइड्स सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स। So now let's discuss about product range of the company. कंपनी different types के प्रोडक्ट बनाती है like metal chassis, exhaust system, polymer components, body in white components and other non-auto engineering products. So number one is metal chassis. metal chassis मेटल का एक फ्रेम होता है जो व्हीकल्स के मेन पार्ट्स को सपोर्ट देता है। यह एक तरह का बेस होता है जिस पर गाड़ी के सारे भागों को एक साथ जोड़कर लगा रखा जाता है। सेकेंड इज एग्जॉस्ट सिस्टम। यह वह सिस्टम होता है जहां से इंजन से निकलने वाली गैसेस को बाहर निकाला जाता है ताकि इंजन सही तरीके से चले और पॉल्यूशन कम हो। थर्ड इज पॉलीमर कंपोनेंट्स। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक या सिंथेटिक रबर जैसे पॉलीमर सामग्री से बने होते हैं, जैसे बम्पर, हेडलाइट कवर, डैशबोर्ड, डोर पैनल्स, अंडर बॉडी शील्ड एक्सेट्रा। फोर्थ वन इज बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स। बॉडी इन वाइट गाड़ी का वह ढांचा होता है जो मेटल शीट को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन जिसमें अभी तक इंजन, पेंट, सीट या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं लगे होते। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी व्हीकल्स का मेटल फ्रेम पूरी तरह बन जाता है लेकिन पेंट, दरवाजे, सीट्स आदि नहीं लगे होते तो उसे बॉडी इन वाइट कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है? जैसे हम जब गाड़ी रन कर रहे होते हैं और जो भी गड्ढे वगैरह आते हैं तो उसमें जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका पूरा सिस्टम कंपनी बनाती है, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर आता है, रोड स्प्रिंग, फॉर्क आते हैं, आर्म्स आते हैं, वो सारा पार्ट ये कंपनी बनाती है। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग कॉलम। यह स्टीयरिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टीयरिंग कॉलम एक लंबी मेटल की शाफ्ट होती है जो स्टीयरिंग व्हील को गाड़ी से स्टीयरिंग मैकेनिज्म जैसे रैक एंड पिनियम या स्टीयरिंग गियरबॉक्स से जोड़ती है। इसका मेन काम स्टीयरिंग व्हील से टॉर्क को व्हील्स तक पहुंचाना है। लेमन लैंग्वेज में बोले तो जब हम गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं तो स्टीयरिंग कॉलम उस घुमाव को गाड़ी के पहियों तक पहुंचाता है ताकि गाड़ी उस डायरेक्शन में मुड़ सके जिस तरफ हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। कंपनी के अपने बहुत से प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट भी हैं, जैसे प्रीमियम चैसिस हुआ, एयर टैंक, फिल्ट्रेशन सिस्टम हुआ, एग्जॉस्ट सिस्टम हुआ। अब ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका डिजाइन ये अपने आप से बनाते हैं। जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स का डिजाइन ये ओईएम्स और क्लाइंट्स के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनके खुद के हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे इनके ओईएम या क्लाइंट्स को किसी और के पास ना जाना पड़े। इस तरह से यह इनके बिजनेस मॉडल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। टू व्हीलर्स इनका मेन स्ट्रेंथ वाला एरिया है, तो वहां पर इनका मार्केट शेयर आज के टाइम पर 24% का है। मतलब आप रोड पर जितने भी बाइक या स्कूटर देखते हैं उसमें हर चार में से एक बाइक या स्कूटर में इनके बनाए हुए कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो टू व्हीलर्स में इनकी एक लीडरशिप पोजीशन है। इनके 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और एक्सपोर्ट से भी इन्हें 54% का रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू क्या होता है? वो जो कंपोनेंट्स कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, मतलब खुद के बनाए हुए कंपोनेंट को सेल करके जो रेवेन्यू आता है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू के अंडर आता है। और इनका दूसरा डिवीजन भी है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स वाला। जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये कंपनी बाहर से आउटसोर्स करवाती है, एक तरह से बाहर किसी वेंडर से मैन्युफैक्चरिंग करवा के सेल करती है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के अंडर आता है। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनका टोटल 20% से ग्रो किया है Q2 के अंडर। बाकी मेनली इनका रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से आता है जो लगभग 80 to 85% है, और ट्रेडिंग फ्रॉम गुड्स से इनका रेवेन्यू 15 to 20% है। बाकी एबिटा मार्जिन इनका 19% से ग्रो किया है जो कि लास्ट क्वार्टर में 17% था। पैट मार्जिन इनका 69% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, जो लास्ट क्वार्टर में 56% से ग्रो हुआ था। कंपनी के ROACE 160 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुए हैं जो लास्ट क्वार्टर में 15 बेसिस पॉइंट था। देन सेगमेंटल रेवेन्यू। तो सेगमेंटल रेवेन्यू वाइज
अगर देखा जाए तो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से इनको लगभग 81% के रेवेन्यू आते हैं। इनका फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल से रेवेन्यू अभी कम है, लगभग 13 to 14% के आसपास। फिर दूसरा जो सेगमेंट आता है वो पावर ट्रेन वाला है। तो जैसे आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईवी पर शिफ्ट हो जाएगी तो आज के पेट्रोल या डीजल व्हीकल के कंपोनेंट्स इररेलेवेंट हो जाएंगे। इस बारे में कंपनी का ये मानना है कि इन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बारे में कंपनी कह रही है कि 26% जो रेवेन्यू है वो इन्हें उस कंपोनेंट से आता है जो आईसी इंजन में जाता है और 73% हमारा ऐसा है जो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक का मतलब है कि कंपोनेंट आईसी व्हीकल में भी लगेगा और ईवी व्हीकल में भी लगेगा। सो आगे चलकर अगर मार्केट ईवी पर शिफ्ट होता है तो इनके रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स दोनों टाइप के व्हीकल में ही लगेंगे। अपडेट्स ऑन की स्ट्रेटजीज। चेन्नई में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज हो गई है, मतलब उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अच्छी बात यह है कि यह एक लीडिंग टू व्हीलर ओईएम को उनके ईवी प्लेटफॉर्म के लिए चैसिस सिस्टम एंड बीआईडब्ल्यू यानी बॉडी इन वाइट पार्ट्स प्रोवाइड करती है और बेलराइज इसके लिए सिंगल सोर्स सप्लायर है। मतलब एक्सक्लूसिव जितने भी कंपोनेंट्स उस टू व्हीलर में लगेंगे वो सारा का सारा बेलराइज बना रहा है। और इनकी जो औरंगाबाद की फैसिलिटी है उसे एक टॉप टू व्हीलर ओईएम से फर्स्ट ऑर्डर भी आ गया है। फोर व्हीलर सीवी सेगमेंट के एक्सपेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है, इन्होंने इनका जो भिवाड़ी में प्लांट है वहां से एक जापानीज फोर व्हीलर ओईएम के लिए प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। इन्हें एक इंडियन ओईएम से 37 बीआईडब्ल्यू बॉडी इन वाइट पार्ट्स का ऑर्डर भी मिला है और हाई टेंजाइल लॉन्ग मेंबर्स जो कि ये कंपनी मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाती है। अब यह सेगमेंट लगभग अपने पीक प्रोडक्शन तक पहुंच चुका है। पोर्टफोलियो ऑफ प्रोप्राइटरी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सो पोर्टफोलियो ऑफ प्रोप्राइटरी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कंपनी को सस्पेंशन सिस्टम के लिए एक प्रोप्राइटरी ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर एक लीडिंग टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बनाने वाले ओईएम ने अपने थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम के लिए दिया है। कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को भी काफी एक्सपेंड किया है। उसे जापानीज टू व्हीलर कंपनी से एक प्रीमियम मॉडल के लिए चैसिस का सिंगल ऑर्डर मिला है, जिसका मतलब ये है कि जापानीज कंपनी को चैसिस सिर्फ बेलराइज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड अदर की विंस। कंपनी ने एक ग्लोबल सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चरर को सोलर स्ट्रक्चर्स की सप्लाई स्टार्ट की है। सोलर स्ट्रक्चर्स जैसे सोलर पैनल के लिए स्टील या मेटल फ्रेम्स। स्टार्टिंग में ये ऑर्डर्स नॉर्थ अमेरिका से मिले हैं और अब इंडिया एंड यूरोप में भी इसका एक्सपेंशन के प्लान है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी को इंडियन डिफेंस ओईएम से आर्मर्ड व्हीकल के एडिशनल ऑर्डर्स भी मिले हैं। नेक्स्ट इज मूविंग अप इन वैल्यू चेन। कंपनी वैल्यू चेन में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे ये चैसिस सिस्टम बनाते हैं टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए, तो कमर्शियल व्हीकल्स में आपने चैसिस सिस्टम में लॉन्ग मेंबर देखा होगा जो एक स्टील की रेल जैसी होती है जो चैसिस को बेस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी अब वो लॉन्ग मेंबर बनाना स्टार्ट कर चुकी है, जिसके लिए कंपनी को ऑर्डर भी आ चुके हैं और इसके लिए कंपनी पुणे में एक डेडिकेटेड प्लांट ऑपरेशनल कर चुकी है। सीबीएस पेटेंट इन ईवी। ईवी में भी कंपनी को दो कंपनी से ऑर्डर मिला है, उसमें ये सीबीएस बनाएंगे। सीबीएस मतलब कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। बेलराइज के पास इसका पेटेंट है। सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आप बाइक या स्कूटी में देखते हैं, जब आप बैक वाले टायर का ब्रेक प्रेस करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आपकी स्कूटी या बाइक को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक ही टायर के ऊपर आपका वो ब्रेक अप्लाई हो रहा है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दोनों टायर पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक साथ ऑपरेट करता है। मतलब अगर आपने पीछे वाले टायर के ऊपर ब्रेक प्रेस किया तो थोड़ा सा जो ब्रेक है वो आगे वाले टायर पर भी अप्लाई होगा, जिससे आपकी बाइक या स्कूटी टाइमली रुक जाती है। ये सेफ्टी पर्पस से अहम है, क्योंकि अगर सिर्फ पीछे वाले टायर के ऊपर का ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो गाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, जिससे एक्सीडेंट का रिस्क होता है। तो बेलराइज के पास इस तरह के सीबीएस सिस्टम बनाने का पेटेंट है। नाउ ग्रोथ ट्रिगर्स। देन सबसे इंटरेस्टिंग है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो मैनेजमेंट 3-4 ग्रोथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रही है अपने बिजनेस को लेकर। तो सबसे पहली ग्रोथ स्ट्रेटेजी है बिजनेस का ट्रांजिशन। मैनेजमेंट कह रही है कि अभी हम टीयर 1 सप्लायर हैं और हमारा टारगेट है आगे चलकर टीयर 0.5 सप्लायर बनने का। बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन तरीके के सप्लायर होते हैं जो डायरेक्टली ओईएम को सप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ जो मैं डायरेक्टली मारुति को, टाटा मोटर्स को और बजाज को सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं टीयर 1 सप्लायर हूँ। टीयर 2 सप्लायर जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो टीयर 1 को सप्लाई करेगा, मतलब टीयर 2 टीयर 1 को सप्लाई करेगा और टीयर 3 वैल्यू चेन में सबसे नीचे आता है। सेकंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज करना। तो कंटेंट पर व्हीकल क्या होता है? जैसे आपके पास किसी टू व्हीलर का ऑर्डर आया, अब उस टू व्हीलर में जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसमें से आप कितने वैल्यू का कंपोनेंट बना रहे हो। तो पहले कंपनी 6000 से 7000 के वैल्यू का कंपोनेंट बनाती थी, पर आज के टाइम पर यह
ऑन एन एवरेज 12,500 के वैल्यू का कंपोनेंट बनाती है, पर कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम पर हम इसे 17,300 तक ले जाने का देख रहे हैं। पर यह ग्रोथ कहाँ से आएगा? इसके लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि हम सेम स्कूटी एंड सेम बाइक में और ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड करने लग जाएंगे। इससे वैल्यू ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जिसकी प्राइसिंग ज़्यादा है और जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वहां से इनका ग्रोथ आएगा। थर्ड, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तीसरा, इन्होंने H1 नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है, जो एक जापानीज कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है, जो कि हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग करती थी। अभी हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग क्या होती है? तो जैसे बेलराइज चैसी सिस्टम के लिए बाइक के फ्रेम के लिए हाई टेंसाइल स्टील यूज करती है। हाई टेंसाइल स्टील नॉर्मल स्टील से ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब वह ज्यादा लोड बियर कर सकता है। तो ये कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो ज्यादा लोड सह सकता है तो उसका मतलब यह है कि उसका वेट भी ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा तो माइलेज को इफेक्ट करेगा, तो वहां पर कॉस्ट इंपैक्ट होता है। पर हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आप स्टील को मोर ड्यूरेबल बनाते हैं। मतलब उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा है पर थिकनेस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल स्टील आपका 2 mm या 3 mm के थिकनेस का है और व्हीकल को कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, एट द सेम टाइम जो हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग वाला प्रोसेस है वो कम स्ट्रेंथ में, मतलब 1 mm के थिकनेस में उससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो कंपनी का कहना है कि H1 जिसे उन्होंने एक्वायर किया है उनके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। तो नेक्स्ट इनकी हिस्टोरिकल जर्नी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 96 में इन्होंने स्टार्ट किया, 2010 में कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल के लिए चेसिस का सप्लाई स्टार्ट किया। फिर अगले 2 सालों में यानी 2012 में इन्होंने जापानीज 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स के लिए चेसिस मैन्युफैक्चर किया। 2015 में जाकर इन्होंने सीटिंग सब सिस्टम के लिए अनमैन्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया और 2016 में इन्होंने अपना पहला इंटरनल एक्विजिशन किया सस्पेंशन डिवीजन के लिए। फिर 2022 में इन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, पहले बडवे इलेक्ट्रिकल था, उसके बाद बेलराइस इंडस्ट्री हुआ। फिर 2024 में इन्होंने मैग फिल्टर नाम की एक फिल्टर एंड प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी जो पॉलीमर कंपोनेंट बनाते हैं उन्हें एक्वायर किया। और अभी 2025 में इन्होंने H1 नाम की एक जापानीज सब्सिडरी को एक्वायर किया जो हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग में है। सो ये इनकी जर्नी है लास्ट 30 इयर्स की। तो अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो ग्रोथ तो हमने देख लिया कि लगभग 14% के हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनकी 19.3% है, जिसमें अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट है। सेम आप देखोगे एबिटा मार्जिन 11.8% से 12.6%, और उसका असर हमें पैट में भी देखने को मिल रहा है जिसमें 81.5% का उछाल है। इसका मेन रीजन है फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट एकदम ड्रेस्टिकली घट गया है, फ्रॉम 873.5 टू 558.9। और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो सेम है, मतलब एकदम स्लाइड सा चेंज हुआ। तो इन सब की वजह से इनकी प्रॉफिट में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। मेनली हमें देखना है कि ये आने वाले क्वार्टर्स में कितना सस्टेनेबल है और मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है।